हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में मैंने दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला के अंतर्गत आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बताया। अब आज से मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताऊंगा। तुगलक वंश की स्थापना किस तरीके से होती है, तो तुगलक वंश में कौन कौन से शासक प्रमुख होते हैं और उन शासकों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो हम देखते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करने के बाद किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है। गयासुद्दीन तुगलक के शासक बनने से एक तुगलक वंश की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक भी गयासुद्दीन तुगलक है। इस शासनकाल में सही मायने में सर्वाधिक सबसे लंबा शासनकाल रहा है। 94 वर्ष तक का शासनकाल है, 1320 से 1414 तक। इस शासनकाल में तुगलकों के समय में 8 सुल्तान हुए हैं और अंतिम सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद हैं। जो प्रमुख सुल्तान है वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक हैं। हम देखते हैं कि ये जो राजवंश है अंतिम तुर्क राजवंश है, याद रखिएगा। अभी देखिए जो खिलजी राजवंश हुआ है वो, और उससे पहले गुलाम वंश, ये तुर्क थे। इसके बाद हम देखते हैं सैयद राजवंश आएगा और लोदी राजवंश आएगा जो तुर्क नहीं थे। तो ये तुर्कों का अंतिम राजवंश है, याद रखिएगा। और इसमें भी ये करोना तुर्क बताए जाते हैं। करोना तुर्क ये थे, तुर्कों की ये करोना ब्रांच थी। अब देखिए तुगलकनामा में हमें अमीर खुसरो के द्वारा तुगलक वंश के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तुगलक वंश की जहां तक बात है, करोना के बारे में तमाम इतिहासकारों के, तमाम विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जो तारीख रसीदी है, तारीखी रसीदे का जो ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, वो इस निष्कर्ष पहुंचा है कि करोना एक प्रकार से मंगोलों की जाति थी जिन्होंने फारस में होने वाली मंगोल आक्रमणों में प्रमुखता से भाग लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं मार्को पोलो जैसे लोगों ने बताया है कि करोना एक मिश्रित जाति थी। हम देखते हैं कि ये भी इनके बारे में बताया जाता है कि सिंध से लेके तुर्किस्तान के मध्य के पहाड़ी क्षेत्रों के ये निवासी थे और फिर बाद में ये भारत में आते हैं और उसके बाद इनका शासन स्थापित होता है। तो हम देखते हैं कि जहां तक तुगलक शब्द का सवाल है, तो ये तुगलक जो शब्द है ये अमीर खुसरो ने बताया है कि उसका व्यक्तिगत नाम था। गयासुद्दीन तुगलक का या गाजी मलिक तुगलक का ये व्यक्तिगत नाम था। इसी के नाम पर तुगलक राजवंश कहा जाता है, जबकि वास्तव में ये लोग करोना थे, करोना तुर्क थे। इसके समय में इसने जो कैरियर की अपनी शुरुआत की है, सही मायने में जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये शुरुआत करता है और एक सिपाही के रूप में सेना में भर्ती होता है। अंततः अपनी व्यक्तिगत योग्यता, वीरता और निष्ठा के कारण आगे बढ़ता जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर का गवर्नर बनता है। मंगोलों के आक्रमण का सफलता से सामना करता है और मंगोलों के आक्रमण के सामना करने में इसने मंगोलों के 29 आक्रमणों को विफल किया है और मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा, जब यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो उससे पहले क्या होता है, ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को युद्ध में पराजित करता है और युद्ध में मार देता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये दिल्ली की गद्दी के लिए आता है तो सबसे पहले हजार सेतून में ये प्रवेश करता है और अमीरों से कहता है कि अगर कोई भी अलाउद्दीन खिलजी का वंशज विद्यमान हो तो उसे गद्दी पर बैठाला जाए। लेकिन सही मायने में कोई वंशज उस समय मौजूद नहीं मिलता है और अंततः अमीर इसे इसी से आग्रह करते हैं और इस प्रकार से ये 8 सितंबर 1320 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी। ध्यान रखिए, ये प्रश्न बनता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। याद रखिएगा, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान। इसके बाद जब ये सुल्तान बन जाता है तो उस समय तमाम समस्याएं थी। हम देखते हैं प्रारंभिक चुनौतियां और समस्याएं क्या थी कि एक तो खुसरो शाह और उससे पहले मुबारक खिलजी के समय में खजाना पूरी तरह से रिक्त हो चुका था, खजाने का अपव्यय किया गया था और तमाम क्षेत्रीय जो राज्य थे जहां पर इन्होंने अधीनता स्वीकार करवाई थी सुल्तानों ने, वो धीरे धीरे सब स्वतंत्र हो चुके थे। हम देखते हैं अलाउद्दीन के अंतिम समय में ही देवगिरी स्वतंत्र हो जाता है, बाद में वारंगल भी स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह से राजपूताना और बंगाल के भी अधीन जो राज्य थे वो भी सब स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा
जो थी साम्राज्य में, शासन व्यवस्था में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल चुकी थी। इन सबसे निपटना ही इसकी प्रारंभिक चुनौतियां हैं। तो हम देखते हैं ये जो गयासुद्दीन तुगलक है अपने आर्थिक सुधारों के लिए अत्यधिक जाना जाता है। इतिहास में ये आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, कठोर नीति और नरम नीति के बीच में एक मध्यम मार्ग की नीति अपनाई है, जिसे बर्नी रस्म ए म्यान के नाम से पुकारता है। रस्म ए म्यान माने मध्यम वर्गीय नीति, मध्य मार्गी नीति को इसने अपनाया है आर्थिक क्षेत्र में। इसमें क्या क्या किया है इसने सबसे पहले क्या किया, आर्थिक अनुदानों को जब्त किया, जो खुसरो शाह के समय में या मुबारक शाह खिलजी के समय में अविवेकपूर्ण तरीके से दे दिए गए थे। ऐसी भूमियों को, ऐसी संपत्तियों को वो वापस ले लेता है और इसी क्रम में वो निजामुद्दीन औलिया से भी धन की मांग करता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह ने 5 लाख टंके उसे दान में दिए थे निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया से भी धन वापसी की मांग की जाती है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है कि उसने ये धन जनता में बांट दिया है। तो यही मनमुटाव का सबसे प्रमुख कारण बनता है गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य में। फिर हम देखते हैं ये क्या करता है, मसाहत, जो अलाउद्दीन ने भूमि को मापने की जो पद्धति अपनाई थी मसाहत, उसको ये त्याग देता है और गल्ला बटाई की पद्धति को अपनाता है। किसानों की भलाई के लिए सबसे पहले अगर काम किसी ने किया है, सबसे पहले ध्यान दिया है, तो यही गयासुद्दीन तुगलक है, जिसने किसानों की भलाई पर ध्यान दिया है। गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना होती है और गयासुद्दीन तुगलक, ये लिखा जाना चाहिए आप, गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1320 से 1325 तक रहता है। तो क्या होता है ये, अलाउद्दीन के समय में घड़ी और चरी जो कर लगाए गए थे, मैंने बताया था, उन करों को भी ये वापस ले लेता है। खुद मुकद्दम के जो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे उन्हें फिर से वापस कर देता है, विशेषाधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। और इसका जो विचार है वो ये है कि भू राजस्व में वृद्धि करने के बजाय अगर भू राजस्व को बढ़ाना है तो कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाए। तो तमाम ऐसी लैंड जो जिस पे खेती नहीं होती थी उसे फिर से फर्टाइल बनाया जाता है और खेती की जाती है, जिससे राज्य की इनकम भी बढ़े और किसानों का भी भला हो। और इसके अलावा इसने क्या किया, किसानों की भलाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, ये प्रथम सुल्तान है जिसने नहरों का निर्माण करवाया। अब हम देखते हैं कि सैन्य सुधार के क्षेत्र में इसने जो अलाउद्दीन खिलजी की दाग और चेहरा प्रणाली थी उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बता चुका हूं। तो दाग और चेहरा की प्रणाली को इसने कड़ाई से लागू किया, यातायात का विकास किया, सड़कों की मरम्मत करवाई। इस संबंध में इब्न बतूता बहुत विस्तार से वर्णन करता है। डाक चौकी की व्यवस्था को भी इसने पुनर्व्यवस्थित किया, ये सारी चीजें की। इसके अलावा हम देखते हैं इसने अपने जो विजय अभियान चलाए हैं इन्हें बताना भी आवश्यक है। मैंने बताया था कि प्रारंभिक चुनौतियों में जिस तरह से देवगिरी स्वतंत्र हो चुका था, तेलंगाना स्वतंत्र हो चुका था, इन सब के विरुद्ध फिर इसने अभियान चलाया है। उसमें सबसे पहला जो अभियान चलाया गया है वो तेलंगाना के विरुद्ध चलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वारंगल राजधानी थी, राजा प्रताप रुद्र देव थे जो दिल्ली रेवेन्यू भेजने से बंद कर देते हैं। 1321 में जौना खां के नेतृत्व में जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था अभियान चलाया जाता है, लेकिन 6 महीने की दुर्गबंदी के बाद भी यह अभियान असफल होता है। फिर से 1323 में अभियान चलाया जाता है और किले को जीत लिया जाता है। संपूर्ण राज परिवार को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। उस राज परिवार का बाद में क्या होता है इस संबंध में इतिहासकारों के तमाम विचार हैं। यह कहा जाता है कि शासक ने दिल्ली में जाकर आत्महत्या कर ली, कुछ कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी गई, या फिर उसने अधीन सामंत के रूप में शासन किया है। ये तमाम बातें हैं। कुल मिला के इनके प्रताप रुद्र देव के वंश का समाप्ति हो जाती है और इसी क्रम में गुट्टी और मावर पर भी अधिकार किया जाता है। मावर पर अधिकार करने वाला पहला सुल्तान, मावर पर अधिकार करने वाला पहला राजवंश तुगलक, याद रखिएगा आप। इसी के बाद फिर क्या होता है, जाजनगर उड़ीसा पर भी अभियान चलाया जाता है और उड़ीसा के शासक
से भी लूटपाट की जाती है, मंदिरों का विध्वंस किया जाता है, ये सारे काम किए जाते हैं। राजमुंदरी अभिलेख जो प्राप्त होता है उसमें जूना खां या उलुग खां को दुनिया का खान बताया गया है। याद रखिएगा ये राजमुंदरी अभिलेख है। और इसके समय में क्या होता है, मंगोल शेर मुगल के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं, बुरी तरह पराजित किए जाते हैं। और लेकिन गुजरात अभियान जो इसके समय में होता है वो असफल होता है। गुजरात अभियान में गयासुद्दीन तुगलक को सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल में क्या होता है, इस समय अव्यवस्था फैली होती है। जो बलबन का पुत्र था बुगरा खां, उसके जो वंशज होते हैं बंगाल में राज्य कर रहे होते हैं, उनमें आपस में सही मायने में गृह युद्ध की स्थिति होती है। ऐसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर अवसर पाकर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल का अभियान किया जाता है और इस अभियान के तहत बंगाल को जीता जाता है। और इसके तहत क्या होता है, इसके बाद तिरहुत बंगाल अभियान की सफलता के बाद रास्ते में लौटते समय तिरहुत माने उत्तरी बंगाल मिथिला क्षेत्र के राजा पलायन कर जाते हैं नेपाल की ओर। जो मिथिला राज्य पड़ता है सही मायने में उत्तरी बिहार और दक्षिणी नेपाल, पुराना नाम मिथिला मालूम होगा आपको, जनकपुरी जो क्षेत्र था वो मिथिला की राजधानी था। तो मिथिला का राजा पलायन कर जाता है नेपाल में और मिथिला पर भी तिरहुत पर भी विजय प्राप्त कर ली जाती है, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये अपने इस तरह से विजय अभियानों में सफल होता है। गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया गया। दक्षिण भारत के राज्यों को डायरेक्ट कंट्रोल में लिया गया और उन्हें सल्तनत में मिला लिया गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जब ये लौट रहा होता है तो ये निजामुद्दीन औलिया के लिए समाचार भेजता है। क्या समाचार भेजता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया सुल्तान के दिल्ली में प्रवेश से पूर्व दिल्ली खाली कर दें, दिल्ली छोड़कर चले जाएं। लेकिन उसी समय निजामुद्दीन औलिया जो समाचार भेजता है वो क्या भेजता है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। देखिए दिल्ली अभी दूर है, इस तरह का समाचार भेजता है औलिया। और फिर क्या होता है, अफगानपुर जो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर है, वहां पर इसके ज्येष्ठ पुत्र जौना खां के द्वारा स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। एक लकड़ी का महल बनाया जाता है और लकड़ी के महल में इसका स्वागत किया जाता है सुल्तान का। और बंगाल और उड़ीसा से लाए हुए हाथियों को देखने की इच्छा प्रकट करता है जौना खां। और जब हाथियों की परेड करवाई जाती है उसी समय ये महल धराशायी हो जाता है। और जो महल धराशायी होता है उसी में गयासुद्दीन तुगलक और उसका छोटा पुत्र महमूद मारे जाते हैं। जब इसे बाद में निकाला जाता है, इसकी डेड बॉडीज को निकाला जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक अपने छोटे बेटे महमूद के ऊपर झुका हुआ दिखाई देता है, माने अपने बेटे को बचाने का इसने प्रयास किया है। अब ये महल क्यों गिर गया, इस बारे में इतिहासकारों के तमाम विचार हैं। इब्न बतूता जैसे लोगों ने यह कहा है कि जौना खां के षड्यंत्र से गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया गया। देखिए इस जो लकड़ी वाला महल था इसका निर्माण अहमद अयाज के नेतृत्व में किया गया था। और अहमद अयाज के नेतृत्व में करने के बाद जब ये महल गिर जाता है उससे क्या होता है, महल के गिरने के बाद सुल्तान को निकालने में देरी की जाती है, विलंब किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अहमद अयाज को जौना खां के सुल्तान बनने के बाद भी किसी तरह से दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उसे पुरस्कृत किया जाता है। ख्वाजा जहां की उपाधि से पुरस्कृत किया जाता है और उसे वजीर बनाया जाता है। तो इससे ज्ञात होता है कि जौना खां के षड्यंत्र से ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है फरवरी मार्च 1325 में। और निजामुद्दीन औलिया की ये बात भी सही हो जाती है, ये उक्ति भी कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। वास्तव में गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि इसका इस तरह से कार्यकाल होता है। इसके निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो निर्माण कार्य भी इसके समय के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुगलकाबाद, कुतुब मीनार के पूरब में इसने तुगलकाबाद दुर्ग और नगर का निर्माण करवाया, याद रखिएगा। और क्या किया,
इस दुर्ग की जो विशेषता है वो ये है कि इसकी जो दीवारें हैं मिस्र के पिरामिड की तरह हैं, झुकी हुई हैं, और स्वयं का मकबरा बनवाया। याद रखिएगा, जो आमलक और कलश इसमें बने हुए हैं और इसकी जो छतें हैं उल्टे कटोरे की तरह हैं। इसके अलावा इसने क्या किया कि तुगलक शैली का आरंभ माना जाता है, इसके मकबरा से ही तुगलक स्थापत्य शैली का आरंभ हुआ। तुगलक स्थापत्य शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो है ढलवां दीवारें, वैसे ऊंचाई पर निर्माण की विशालता, ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता है कि निर्माण की ढलवां दीवारें। याद रखिएगा, तो ये इसके समय के प्रमुख काम हैं और लाल और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, उन्हें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके समय में क्या होता है, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने की है। ये तुगलक वंश का संस्थापक है। इस राजवंश में 8 सुल्तान हुए हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य करने वाले राजवंशों में सबसे लंबा शासनकाल इसी राजवंश का चला है, 94 वर्ष तक। अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना क्या है कि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है 1398 में भारत में। यही इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। दिल्ली को बुरी तरह से लूटा गया है, कत्लेआम किया गया है, ये सारी बातें हम आगे आपको बताएंगे। और इसके समय में क्या हुआ, ये अंतिम तुर्क राजवंश माना जाता है। हालांकि कोरोना के तुर्क राजवंश होने पर भी विवाद है, तो कोरोना को एक मिश्रित जाति भी माना जाता है कि ये मंगोलों और तुर्कों की एक मिश्रित जाति थे, और मार्को पोलो ने इन्हें तारतार और भारतीयों की एक मिश्रित जाति बताया है। इसके अलावा कोरोना एक कर्ण का संस्कृत अपभ्रंश माना जाता है, माने क्षत्रिय पिता और शुद्ध माताओं से उत्पन्न संतानें भी कर्ण कही जाती थी। तो कोरोना तुर्कों के बारे में इस तरह से तमाम विचार हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर, और तुगलक नामा से तुगलक वंश की स्थापना और उसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है, और इसके समय में 29 मंगोल आक्रमणों का इसने सामना किया है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 आक्रमणों को विफल किया है, और उन मंगोलों को पराजित करने के उसमें मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करी है। इसके बाद जब ये सुल्तान बनता है तो इसने गाजी की उपाधि धारण करी है। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण करी है। गाजी की उपाधि का मतलब है कि काफिरों का दमन करने वाला, काफिर अर्थात गैर मुस्लिम। अब याद रखिएगा, इसके अलावा गाजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मध्य एशिया के जो पहरेदार थे उन्हें भी गाजी बोला जाता था। मोहम्मद साहब ने जिन युद्धों में भाग लिया है उन्हें गुजवा कहा जाता था, और युद्ध लेने वाले लोग गाजी कहलाते थे। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, चूंकि इसका पिता कोरोना तुर्क था और इसकी माता पंजाब की जाट परिवार की थी, इसलिए ऐसे लोगों के सामने भी अपनी मजबूरियां थी, बाध्यताएं थी। इनके ऊपर विदेशी मुसलमान कहीं हिंदुओं के पक्ष में झुके हुए होने का आरोप न लगा दें, ऐसे इसीलिए ऐसे सुल्तानों को अत्यधिक कट्टरता और इस्लाम के प्रति अत्यधिक झुकाव का प्रदर्शन करना पड़ा है। याद रखिएगा, जिन भी सुल्तानों की माताएं हिंदू हुई हैं उन्हें और ऐसे में हिंदुओं को और भी इनके कोप का सामना करना पड़ा है। तो याद रखिएगा, और क्या होता है आर्थिक सुधार में, मैंने बताया रस्म ए म्यान की नीति है इसकी। ये रस्म ए म्यान क्या है? मध्यम मार्ग की नीति, मध्य मार्ग, याद रखिएगा, मध्य मार्ग की नीति राजस्व को लेके बर्नी ने से रस्म ए म्यान बताया है। और इसने क्या किया है, खुद मुकद्दम के विशेषाधिकार वापस किए हैं, और नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान। तेलंगाना को इसने विजय करके मिलाया अपने राज्य में, डायरेक्ट कंट्रोल में लिया दिल्ली सल्तनत के। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला राज्य जो गयासुद्दीन तुगलक के समय मिलाया गया है वो तेलंगाना है। इसके अलावा क्या होता है, राजमुंदरी अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बंगाल और अभियान, तिरोत अभियान सफल होते हैं। अफगानपुर में इसकी डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध खराब थे। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो किसने कहा, किस सुल्तान के बारे में कहा गया, याद रखिएगा, किसके बारे में कहा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा। किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। इसके समय के प्रमुख निर्माण क्या हैं, तुगलकाबाद नगर
जैसे सीरी नगर का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था, दिल्ली नगर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस तरीके से तुगलकाबाद नगर और दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया और इसकी तुगलक शैली का इसी ने आरंभ किया है। स्वयं का मकबरा इसने बनवाया है। ये सारी बातें हैं जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये सैनिक रूप से और निर्माण की दृष्टि से भी पूरी तरह से सफल दिखाई पड़ता है। और इसकी जहां तक तुलना का सवाल है, कई इतिहासकारों ने इसकी तुलना जलालुद्दीन खिलजी से की है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना वास्तव में अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी से की जा सकती है। यद्यपि इसने भी अपना जो शासन या सुल्तान बनने संध्या काल में, जीवन की संध्या काल में ये सुल्तान बन सका है, लेकिन फिर भी इसमें वही उत्साह, वही उमंग, वही जोश दृष्टिगत होता है जो हमें शेरशाह सूरी में दृष्टिगत होता है। तो इसकी तुलना जलालुद्दीन खिलजी से न करके हमें शेरशाह सूरी से करना चाहिए। शेरशाह सूरी से इसने काफी कुछ, शेरशाह सूरी बाद में हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने भी इसी तरह से काम किए हैं जिस तरह से इसने किए हैं। और जहां तक इसके मूल्यांकन का सवाल है तो हम देखते हैं ये एक असहिष्णु शासक था। हिंदुओं के प्रति इसकी असहिष्णुता रही है। विजय अभियानों में मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस किया गया है और हिंदुओं के प्रति इसने रियायत नहीं बरती है। यद्यपि मैक्सिमम किसान हिंदू ही थे और किसानों की भलाई में इसने काम किए हैं। तो हम देखते हैं जो असहिष्णुता है वो युद्ध के समय अत्यधिक अपनाई जाती थी, बाद में शासनकाल सहिष्णुता के साथ ही चलता था, धर्मनिरपेक्षता के साथ ही चलता था। अब हम आगे इसके पुत्र जौना खान द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में शासक बनना और सुल्तान बनने के बाद उसके द्वारा विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करना, उन कार्यान्वयन में क्या क्या असफलताएं हुई, क्यों असफलता हुई, इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। और आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें। धन्यवाद।